Namaste everyone, hope all of you are well. Welcome to my YouTube channel. In the previous lecture of class 10 chapter number 5 classifications of elements and their periodic properties, we have learned till the Dobereiner-Traits law and the defects or limitations of it. Why the Dobereiner law was not successful, Dobereiner-Traits law was not successful. In this lecture, we will specially learn about the Newland's law of octaves. First of all, let me say you about the Newlands. Newlands had arranged the elements according to their increasing atomic masses. न्यूलैंड साहब ने जितने भी एलिमेंट्स उनके समय तक डिस्कवर्ड हो चुके थे, उन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने सजाया था और उसमें उन्होंने देखा कि पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट, फर्स्ट एंड एथ एलिमेंट्स आर हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्या किया, वैसे सारे एलिमेंट्स को एक ग्रुप बनाया और उसको उस ग्रुप के आधार पर जिस एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम था उनको उन्होंने सजाया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है और जब आप क्लासिकल म्यूजिक सीखते हो तो आपको स्टार्टिंग में सारे गा मा पा ध नी सा से सिखाया जाता है। और जितने लोग वेस्टर्न हैं आई थिंक सो उनको पता होगा, जिस तरह हमारे इंडिया में इंडियन म्यूजिकल सिस्टम के ये जो 7 स्वर है सा रे गा मा पा ध नी सा, उसी तरह वेस्टर्न कल्चर में भी म्यूजिक के 7 लेटर्स है, डू रे मे फा सो ली टी डो। मतलब एक्चुअली मैंने भी ये म्यूजिक कभी सुना नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने सुना तो आप लोगों को पता होगा जैसे भारतीय संस्कृति में 8 सुर है, वैसे ही वेस्टर्न संस्कृति में भी 8 सुर है। और उसी को लेकर के जैसे इन्होंने देखा कि पहला स्वर 8वें स्वर से मैच कर रहा है, सा रे गा मा पा ध नी सा, पहला भी सा और 8वां भी सा, तो वैसे ही इन्होंने एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो उस आधार पर उन्हें लगा कि नहीं, सचमुच में ये तो पहले के जैसा ही लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच हो रही है, सोडियम की प्रॉपर्टीज पोटाशियम से मैच हो रही है। तो उन्होंने इस तरीके से फर्स्ट ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स को रखे जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच हो रही थी। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, थर्ड ग्रुप में बोरन और एल्यूमिनियम, फोर्थ ग्रुप में कार्बन और सिलिकॉन, फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन और फास्फोरस, सिक्स्थ ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर, सेवेंथ ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन और वापस से जो एथ ग्रुप है वो हमारा फर्स्ट ग्रुप है। तो बच्चों आप लोगों ने भी आई थिंक सो कभी ना कभी म्यूजिक तो जरूर सुना होगा, भले सीखा ना हो लेकिन सुना जरूर होगा, सारे गामा पा ध नी सा। तो उसमें बिल्कुल इसी आधार पर, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस इतने ही एलिमेंट्स हैं। मैंने सिर्फ इसलिए इतने एलिमेंट्स के नाम लिखे क्योंकि आप लोग समझ सको कि यहाँ पर जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए थे लॉ ऑफ एक्टिव्स में, उन्होंने स्पेशली जिरकोनियम तक डिस्कवर किया था। अगर आप लोगों को पता होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फ्लोरीन, इस तरीके से जिरकोनियम तक उनके समय में एलिमेंट्स को डिस्कवर था। हाइड्रोजन के नीचे में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, उसी तरीके से उन्होंने सोडियम, पोटाशियम, उस तरह से फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो जैसे उन्होंने एक तरीके से पीरियोडिक टेबल को बनाने वाले लॉजिक के साथ, ये पहले साइंटिस्ट थे। डॉबरेनर ने सिर्फ क्या किया था, उन्होंने ना तो ग्रुप्स बनाया ना पीरियड्स बनाया। जैसे उन्होंने सोचा कि अगर हम इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो ट्रेट्स लॉ में एवरेज एटॉमिक मास के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे न्यूलैंड साहब की एक अलग ही उपलब्धि है। उनका जो उपलब्धि है, he was the first scientist who has given the first logical attempt to classify the elements on the basis of atomic weight.
ये पहले महान साइंटिस्ट थे न्यूलैंड साहब जिन्होंने एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स का। दूसरा अचीवमेंट इनका ये था कि पीरियोडिसिटी वाज द फर्स्ट टाइम व्हिच वाज periodicity of the elements in the first time it was recognized that the elements can be classified on the basis of periodicity। मतलब एलिमेंट्स को periodicity के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। ये देने वाले महान साइंटिस्ट कौन है? न्यूलैंड साहब। और बहुत सारी इन्होंने अपने किया, लेकिन आपको पता है कि हर आदमी हमेशा कामयाब नहीं हो सकता। तो कुछ लिमिटेशंस जो है इनके आगे, जो लिमिटेशंस में आप देख सकते हो, द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में सबसे पहला लिमिटेशन इनका, अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो देख लीजिए, दिस लॉ कुड नॉट, यहाँ पर ये लॉ कुड नॉट बी बेस्ट अप्लाइड एंड इट वाज ओनली अप टू द एलिमेंट कैल्शियम। मतलब 20 एलिमेंट तक इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो साधारणतया फिट किया, लेकिन जब जैसे ज्यादा एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ तो फिर इनका ये लॉ डिफेक्ट्स में परिवर्तन हो गया। मतलब दिस लॉ कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड टिल द हैवी एलिमेंट्स, दिस लॉ follows the law of octaves only till the elements up to calcium। Second, newly discovered elements could not fit into the octave structure। जैसे जैसे नए एलिमेंट्स के डिस्कवर होते गए थे, उस समय में इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ उसके बाद तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो एक पूरा क्रांति लाया था पीरियोडिक टेबल में, वो फेल हो गया, क्योंकि नए एलिमेंट्स को कौन से स्वर में फिट करना है, कौन से लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट करना है, उसके लिए उन्होंने जगह नहीं रखा और इस तरीके से इनका ये लॉ फेल हो गया। तो फिर इन्होंने जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं, increasing order of atomic masses was not successful, especially in the heavier elements। जितने भी ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स थे उनका स्ट्रक्चर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में नहीं फिट पाया। इसीलिए इस सारे assumptions को कंक्लूड करके पता चला कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी अनसक्सेसफुल है। फिर उसके बाद आए लॉथर मेयर साहब और फिर जो यंगेस्ट एक केमिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री मेंडलीव, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में क्रांति लाई। उन्होंने पीरियोडिसिटी जो न्यूलैंड साहब ने दिया था उसको लेकर के काफी रिसर्च किया और एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो बच्चों, आज का जो ये हमारा वीडियो था ये खास करके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में था। आशा करता हूं जिस तरह से दिमित्री डोब्रेनेट-ड्रेट्स लॉ जैसे आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में सीखने को मिला, उसी तरह से लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मिला। तीसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स समझ में आया होगा। अगर जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे में रख सकते हो, मैं उसको एनालाइज करके नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so they can be also benefited during this pandemic situation। Thank you very much।